नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट और मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद लगातार हलचल जारी है। प्रदेश सरकार की ओर से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया है। साथ ही एसआईटी की ओर से भी जांच चल रही है। जांच से अलग राजनीतिक घटनाक्रम भी लगातार जारी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाद कई राजनेता और पार्टी के लोग हाथरस पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जब परिवार से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले तो उन पर स्याही फेंक दी गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा वहां पर किया। हंगामे के दौरान पुलिस की ओर से कार्यकर्ताओं को काबू में रखने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। साथ ही तमाम तरीके के आरोप भी वहां पर लग रहे हैं कि दंगे को भड़काने की कोशिश की जा रही है। इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हाथरस रेपकांड मामले में योगी सरकार चौतरफा गिरी हुई है, जिसके बाद यूपी सरकार ने हाथरस के एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया था। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद यूपी सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इसके बाद पीड़िता को लेकर 2 मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। एक रिपोर्ट में पीड़िता के रेप की बात कही गई है, तो दूसरी रिपोर्ट में रेप की बात को खारिज कर दिया गया है। मेडिकल निष्कर्ष में ये पाया गया है कि पीड़िता का दुपट्टे से गला दबाया गया था। पीड़िता के बयान के आधार पर 4 संदिग्धों को आरोपी बनाया गया है। एमएलसी रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता का मुंह बंद कराया गया और उसे हत्या के इरादे से किए गए हमले का सामना करना पड़ा। हाथरस की पीड़िता ने जख्मी हालत में एक वीडियो में बयान दिया कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया। उसके 8 दिन बाद अलीगढ़ के अस्पताल की ओर से पीड़िता के मेडिको लीगल निरीक्षण में प्राइवेट पार्ट में कंप्लीट पेनिट्रेशन, गला दबाने और मुंह बांधने का जिक्र था। लेकिन इसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ने अपनी फाइनल ओपिनियन में फॉरेंसिक विश्लेषण का हवाला देते हुए इंटरकोर्स की संभावना को खारिज कर दिया। 22 सितंबर को मेडिको लीगल केस रिपोर्ट ने यूपी प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार ने जोर देकर कहा कि पीड़िता के सैंपल्स पर वीर्य नहीं पाए गए हैं। जीएनएमसी के फॉरेंसिक मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से एमएलसी के मुताबिक पीड़िता ने हमले के वक्त अपना सुध खो दिया था। निष्कर्ष में पाया गया है कि पीड़िता का दुपट्टे से गला दबाया गया था। पीड़िता के बयान के आधार पर 4 संदिग्धों को आरोपी बनाया गया है। एमएलसी रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता का मुंह बंद कराया गया और उसे हत्या के इरादे से किए गए हमले का सामना करना पड़ा। इस मामले को लेकर तमाम दल राजनीति कर रहे हैं। हालांकि इस मामले की जांच यूपी सरकार द्वारा सीबीआई को सौंप दी गई है। वहीं यूपी सरकार का कहना है कि कुछ पार्टियां यूपी में जातीय दंगा फैलाने की साजिश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन फर्स्ट। हाथरस की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला करना जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बार फिर विपक्ष पर प्रदेश में जातीय दंगा कराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। यूपी के सीएम ने कहा है कि इसमें विदेशी फंडिंग भी शामिल है, जिसका खुलासा हुआ है। समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी लोगों को दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था। उनकी कोशिशें सफल नहीं हो रही है, इसलिए हर कोई षड्यंत्र रच रहा है। बीजेपी सरकार में सबको सुरक्षा और सबको सम्मान दिया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यूपी में दंगा कराने की साजिश हो रही है? इसी पर आज हमने चर्चा करनी है। चर्चा करने के लिए जो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ।
हमारे साथ बीजेपी नेता शैलेंद्र मौजूद है, साथ ही कांग्रेस नेता विघ्नेश झा, पत्रकार विपिन शर्मा और दिल्ली के एक्स एसीपी वेदभूषण सर हमारे पास मौजूद है। आप सभी लोगों का चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहूंगी विपिन सर आपसे ही। क्या हाथरस में दंगा फैलाने को लेकर काम किया जा रहा था? देखिए पूजा, सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं, तो यहाँ पर मैं दोनों पहलुओं पर मैं चाहूँगा ध्यान डालना कि सबसे पहली बात कि जिस तरीके से रातों रात इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, जो बलात्कार की पीड़िता थी, तो वो सारे जो जिस तरह से इन्होंने तहकीकात करी पुलिस ने या उनकी प्रशासन की कार्रवाई, उस सब पे बहुत ही सवाल निशान उठाते हैं कि ये क्या कारण था कि इनको रातों रात करना पड़ा। लेकिन दूसरी बात करें कि जितने आप विपक्ष की बात करें, विपक्ष की बहुत एक दायित्व होता है कि और लोकतंत्र की भी खूबसूरती है कि विपक्ष हमेशा मजबूत होना चाहिए और उनको सवाल जवाब पूछने चाहिए सरकार से, सत्ताधारी पक्ष से। लेकिन यहां पर विपक्ष की अगर आप बात करें, कोई भी मुद्दा हो, तो यहां पर जो संदेह के घेरे में जो बात आती है विपक्ष की, वो ये कि जब सिलेक्टिव वो विरोध करते हैं कि उनको बाकी जगह उनको दिखता नहीं है कि यहां पर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं या महिलाओं के खिलाफ क्या क्या अपराध कैसे बढ़ रहे हैं। जब ये सिलेक्टिव होता है या जाति को देखकर या आप कौन से धर्म को आपका कौन से धर्म के साथ नाता है, तब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है बात। और यहीं पर बात है कि अपना कई लोग अपनी सियासी मैदान तलाश रहे हैं इस समय। कितने दुख की बात है और ये कितना चिंता का विषय है कि यहां पर एक लड़की अपनी जान गंवा बैठती है। एक तरफ हम लोग नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हमने महिलाओं को सशक्त करना है, उसके बाद राजनीति होती है। कितने दुख की बात है। मैं यहां पर दोनों को घेरूंगा, सरकार को भी और विपक्ष को भी, क्योंकि विपक्ष ने जो काम करा है वो भी बहुत शर्मनाक है, जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं। अगर आप बात खुद समझिए कि एहतियात के तौर पर अगर 144 की धारा लगाई गई थी, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा कि मामला संवेदनशील है, आप संवेदना समझिए मामले की। उसके बाद आप नियमों को धज्जियों उसका उड़ा रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके बाद वहां पर पहुंच रहे हैं, राजनीति शुरू हो गई। तो यहां पर यह दुनिया के सामने यह भी सच है, कड़वा सच की उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और कई लोग अपने पॉलिटिकल वजूद को तलाश रहे हैं। लेकिन क्या आपको यह एक बलात्कारी की जो पीड़िता है वही आपको एक मौका देती है? कितने शर्म की बात है यहां पर कि आप। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये लोग जो आज सवाल जवाब पूछ रहे हैं सरकार से, वो लोग उन्होंने चुप्पी क्यों साध ली थी? दिशा क्या भारत की बेटी नहीं है? दिशा क्या दिशा सालियान भारत की बेटी नहीं है? तब मराठी अस्मिता कहां गई थी? तब लोग मौन धारण कर लिया था। कितने शर्म की बात है। ये जो दोहरे मापदंड है ये हमारे देश के लिए खतरनाक है। तो यहां पर मैं बस एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, बड़ी जो बहुत अहमियत रखती है, कि जैसे चुनाव के समय में जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, उन्हीं लोगों को हक बनता है कि वो नुक्ताचीनी निकाले सरकार के कामों में, जिन्होंने असली मायने में लोकतंत्र के पर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाई है कि चुनाव का जब समय होता है जाके वोट देने का। जो लोग घर बैठे रहते हैं, आलस करते हैं, उनको फिर हक भी नहीं बनता कि वो कमियां उजागर करें। इसी तरह से जो लोग सही मामले में देश की चिंता करते हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, उन लोगों को सिलेक्टिव नहीं होना पड़ेगा कि आप पहले धर्म देखकर करें या कौन से राज्य में किसकी सरकार है। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। विघ्नेश जी, न्याय की इस मांग में नेतागिरी क्यों शुरू हो गई? ये जब निर्भया का केस हुआ था, सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्शन इस बात पे करूंगा कि पेट्रोल डालकर बेटी जलाने को अंतिम संस्कार नहीं कहते जी। वो जवाब दूसरी बात बीजेपी नेता से लेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं, पूरी बात चमकाने के अवसर तलाशने क्यों लग गई नहीं? राजनीति चमकाने के अवसर तो वो तलाश रहे थे। आज अगर आप इसे राजनीति चमकाने का अवसर तलाशना बोलते हैं तो वो चमका रहे थे। जो निर्भया की जब घटना हुई थी तो वो चूड़ियां भेजनी शुरू कर दी थी, सड़क जाम कर दिया था उन्होंने। क्या क्या नहीं किया था, याद नहीं है आपको? तब सरकार ये नहीं कह रही थी कि आप राजनीति कर रही है, बल्कि सरकार प्रश्नों का जवाब दे रही थी, सरकार अपने दायित्व का निर्वहन कर रही थी। आज सरकार अपने दायित्व के निर्वहन की जगह 144 की आड़ में वहां पर एक विशेष जाति की पंचायत होती है, जो कि जो दोषी हैं उनको बचाने के लिए कार्रवाई करती है। वहां के डीएम जाकर के पीड़िता के परिवार को धमकाते हैं, पीड़िता के परिवार से
सारे के सारे मोबाइल छीन लिए जाते हैं, जब्त कर लिए जाते हैं, और तब आप इसे राजनीति चमकाने का अवसर बोल रही हैं। सर, संवेदनशीलता केवल हाथरस के लिए क्यों, बारा और बलरामपुर के लिए क्यों नहीं? राजनीति चमकाने का अवसर उत्तर दीजिए ना इस बात का। बिल्कुल खामोशी क्यों थी? मैं बिल्कुल उत्तर देता हूं। बलरामपुर की घटना के बाद वहां पीड़िता की लाश को चुपचाप पेट्रोल से नहीं जला दिया जाता है, उनके परिवार को दिए बगैर। यहां जो राजनीति सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं उसका विरोध भी है। बलरामपुर में भी तो भाजपा की सरकार है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है बलरामपुर। बिल्कुल। आपके प्रश्न का जवाब शायद आपको स्वयं मिल गया है। नहीं, मेरे प्रश्न का जवाब आप देंगे नहीं कि पेट्रोल डालकर आग की लाग लगाने को हिंदुत्व में आपने वो मुद्दा अंतिम बना लिया संस्कार कब से कहा जाने लगा है? आपने वो राजनीति करने के लिए फिर एक मुद्दा पकड़ लिया है, बस एक तरीके से आपकी बातों से ये समझ में आया है। नहीं, देखिए राजनीति करने के लिए, देखिए उस समय नहीं, जब मोदी जी निर्भया केस में मोदी जी के बयानों को देखिए, के प्रति बोलिए वो राजनीति कर रहे थे तब, के प्रति बोलिए वो तब नहीं, बोलिए वो तब राजनीति कर रहे थे। ठीक है, लापरवाही जो प्रशासन की तरफ से की गई है, जिन मीडिया चैनलों ने इन बातों को उठाया उनके खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं कुछ विशेष जातियों के द्वारा? बोलिए शैलेंद्र जी। देखिए पूजा जी, मुझे डिबेट में भाग देने के लिए आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और मित्रों से आग्रह करूंगा कि जिस तरह मैंने आपको अनइंटरप्टेड सुना है, आप भी थोड़ा सुनेंगे। मैं घटना के प्रारंभ में जाके आपके सामने कुछ जानकारियां शेयर करना चाहता हूं। ये घटना बहुत ही विवश और दुखद है, जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा। 14 सितंबर की सुबह ये घटना होती है। जब विषय संज्ञान में आता है उसके बाद तुरंत इसके ऊपर पुलिस को जब सूचना दी जाती है, और नियर बाई जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जो पीड़िता को ले जाया जाता है। डॉक्टर, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है, वो पीड़िता की हालत को देखते हुए एमएलसी करने के बजाय उसको प्राथमिक तौर पर जो उसको उपचार देना चाहिए, उसके लिए उसको एएनयू, जो देश का प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थान है, उसके जेएन मेडिकल कॉलेज में जो रेफर करता है। और उसी दिन पीड़िता के भाई की रिटन तहरीर पर एफआईआर दर्ज करती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। वो क्या होती है, जिसमें एससी और एससी एक्ट की धारा और 307 हत्या के प्रयास, इनको लेकर वो जो एफआईआर है वो उसके भाई की रिटन तहरीर पर पड़ा है। जी, पूरा मामला हमने पढ़ रखा है, लेकिन सवाल जो है, सवाल प्रशासन, मैं उसी में आ गया मैं आपको सिर्फ संक्षेप में आपको मैं क्लियर कर देता हूं। उसके बाद जब पहली बार जब पीड़िता का बयान दिया जाता है, तो पीड़िता जो बयान में मारपीट को आधार बनाती है, उसके हिसाब से जो पुलिस उसमें इंक्लूजन करती है धाराओं का। दूसरी बार जब बयान पीड़िता का दिया जाता है, तो पीड़िता जो छेड़छाड़ का जो आधार बनाती है, उन धाराओं का भी इंक्लूजन होता है। तीसरी बार जब पीड़िता जो बयान देती है मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसमें जो है गैंगरेप का जो है जिक्र किया जाता है, तो 376 का भी इंक्लूजन होता है। तो पुलिस अपने मन से तो जो है सारी धाराएं शुरू में लगा नहीं सकती थी। जिस तरह से जो है कार्रवाई आगे बढ़ती है, पीड़िता के द्वारा बराबर जो है जो सूचना दी जाती है, उसी के आधार पर जो है वो बयान इंक्लूजन होता है। उसके बाद जब जेएन मेडिकल कॉलेज में जब वहां के डॉक्टर्स कहते हैं कि अब जो कंडीशन और ज्यादा सीवियर हो रही है, तो उसको रेफर करते हैं दिल्ली के लिए। सदर मेडिकल में आती है, मेडिकल में वहां उपचार वाला उसको दिया जाता है, और 29 तारीख की सुबह ये दुखद है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो 29 तारीख की रात को मैं तो उसी में जवाब दे रहा हूं ना। 29 तारीख की रात को जो ये विषय आ रहा है कि परिवार की सहमति नहीं थी, दूसरी तरफ जो प्रशासन कहता है कि हमने सहमति ली थी, तो इन्हीं सारे विषयों को संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस विषय के लिए सीबीआई जांच, सबसे पहले एसआईटी का गठन, जिसका नेतृत्व प्रदेश के गृह सचिव, एक दलित महिला अधिकारी, जो बहुत दलित है ये कहना जो हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं, और महिला अधिकारी और एक दलित अधिकारी, उनके नेतृत्व में 3 सदस्यों का जांच दल गठन किया जाता है। इधर एसआईटी का गठन हो गया, उधर आपका ये हो गई, और सबसे बड़ी बात निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन जिन पर आरोप लग रहे हैं पीड़ित परिवार की तरफ से भी डीएम पर कि उनको धमकाया जा रहा था, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंतिम संस्कार बिना अनुमति के दिया जाता है। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नार्को एनालिसिस टेस्ट की जो रिकमेंडेशन की गई है, किसकी? पीड़िता का परिवार झूठ बोल रहा है तो वो सामने आ जाएगा।
जिसका भी हो। ठीक है सर, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा पूजा, मुझे सिर्फ 5 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड। मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये भी देखिए, क्योंकि जब हम विश्लेषण करते हैं, बात का गहराई तक जाते हैं, तो यहां पर इसको निश्चित बात है, ये उत्तर प्रदेश की घटना को हमें मुंबई के साथ जोड़ना पड़ेगा कि वहां पर देखिए सीबीआई की बात उठ रही थी, लेकिन उन्होंने अपना भरोसा जताया कि मुंबई की पुलिस ही करेगी इसकी जांच सुशांत सिंह की, क्योंकि महज सुशांत सिंह की रहस्यमय मौत नहीं हुई है, दिशा की भी हुई है, क्योंकि दोनों के तार जुड़े हुए। वो तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तब जाके सीबीआई की जांच के आदेश दिए गए। तो अब यहां पर बात देखिए कि कितना फर्क है दोनों बातों में, कि यहां पर उत्तर प्रदेश में अगर यहां पर सीबीआई के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो सरकार की तरफ से पहल होती है, और मुंबई की बात करें तो वहां सुप्रीम कोर्ट चाहता ही नहीं है कि सीबीआई की जांच हो। हमारे साथ एक्स एसीपी दिल्ली के वेद भूषण सर भी जुड़े हुए हैं। वेद सर, पहले दिन से ही इस केस में पुलिस का जो रवैया रहा है, एफआईआर दर्ज होने से लेकर गिरफ्तारी तक, कैसे आप आंक रहे हैं उसे? तमाम तरीके के आरोप प्रशासन पर लग रहे हैं कि वो पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे थे। वेद भूषण सर। पूजा, हिंदुस्तान में हर घंटे के अंदर 3 रेप होते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, अभी निर्भया का नाम लिया था, मैं निर्भया से शुरू करता हूं। निर्भया के अंदर 18 दिन में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली थी। 3.5 महीने में जजमेंट आ गया था कि इनको सजा दे दी जाए। 8 साल लगे उनको फांसी तक पहुंचाने में। मैं उस सारे प्रक्रम का, जितना भी इंसिडेंट दिल्ली में हुआ था, उसका चश्मदीद गवाह हूं। उसमें आम आदमी पार्टी समेत जितनी राजनीति हुई, मैंने इतना बड़ा रेप का ऐसा मैटर नहीं देखा हिंदुस्तान में जिसमें इतनी राजनीति हुई हो। पर जब 3.5 महीने बाद जब उनको सजा हो गई, उसके बाद से कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे और कोई पार्टी, किसी ने अपना मुंह नहीं खोला। कोई इंडिया गेट पर धरने पर नहीं आया, ना ही जंतर मंतर पर आया। ये तो हैदराबाद में एक रेप विक्टिम को, उनके एक्यूज को पुलिस ने एनकाउंटर में गन डाउन कर दिया, मार गया। तब वो अचानक नींद से खुले, तमाम सिस्टम के निर्भया का क्या हुआ, तब जाके वो फाइल दोबारा चली और तब जाके 8 साल बाद उसको फांसी की सजा हुई। जो आज आप रेप का केस डिस्कस करने के लिए बैठी है पूजा, आज से 10 दिन बाद जब ये सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, इस पर कोई पार्टी चर्चा नहीं करेगी। इसको मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, जो जितने भी राजनीतिक दल है सब उस पर बिल्कुल मौन व्रत धारण कर लेंगे। उनको ये भी याद नहीं रहेगा हैदराबाद में किसी लड़की के साथ रेप हुआ था। अब मैं फिर दोबारा आता हूं, हिंदुस्तान में हर घंटे के अंदर 3 रेप केस होते हैं। ये मेरा डाटा नहीं है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है। तो क्या तमाम जितने भी आपके चैनल पर बैठे हुए हैं, महानुभाव बैठे हुए हैं, या और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वो इसी तरह से डिबेट, धरना और प्रदर्शन करते हैं? पुलिस सबसे सॉफ्ट टारगेट होती है, चाहे बॉम्बे पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली की पुलिस हो। निर्भया केस के अंदर बड़े एलिगेशन लगाए गए कि पुलिस बहुत निकम्मी है, पुलिस बहुत, किसी ने एलिगेशन नहीं लगाया। पुलिस के ऊपर एलिगेशन लगाए गए कि मुंबई पुलिस बहुत घटिया है। आज एम्स के ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि एम्स की रिपोर्ट गलत है, सीबीआई पर उंगली उठाई जा रही है। तो मैं तमाम से पूछता हूँ, हर चीज में सरकार से सवाल जवाब पूछे जाते हैं। वेद भूषण सर, कोई भी वेद भूषण सर, अंतिम संस्कार में हड़बड़ी जो की गई थी, उसका मैं आपको जवाब इसलिए मचाई गई थी, वो क्या कुछ छुपाया जा रहा था? बैठा हुआ, सुन लीजिए उसका जवाब, तो धैर्य रखिए। दिल्ली में इसका पोस्टमार्टम 10:30 बजे पूरा हो गया था, उसका परिवार यहाँ मौजूद था। आम आदमी पार्टी के नेता सफदरजंग अस्पताल को घेर लिया कि इसकी डेड बॉडी को जाने नहीं देंगे। पुलिस ने अपने हिम्मत अमली से, टैक्टफुलनेस से डेड बॉडी को यूपी भिजवाया। फिर वहां जाकर एक मांग आई कि जब सीएम योगी खुद आएंगे तब इस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार होगा। डेड बॉडी की हालत बहुत सीरियस हो चुकी थी। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ गई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज इन सब चीजों का फायदा उठाएंगे और इसको एक बहुत बड़ा इश्यू बनाकर हिंदुस्तान में आज, यानी लखनऊ के अंदर जैसे दंगे कराए गए थे, उसी तरह का दंगा एक जातिवाद के ऊपर आधारित किया जाएगा। भीम आदमी पार्टी, सेना, आम आदमी पार्टी, जिनका कोई लेना देना इस मामले से नहीं था, वो भी आकर अपनी रोटी सेकने लगे। तो पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। पुलिस ने उनकी सहमति से राइटिंग में सहमति ली है। अभी सीबीआई में मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिए। मैं फिर बता रहा हूं, आप तमाम लोग भूल जाओगे इस बात को। और ये केवल पुलिस के ऊपर गाज गिरनी थी, गिर गई। पुलिस को हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा गया है। जब मौका लगे पुलिस को घेर लो, चाहे कहीं का हिंदुस्तान में मसला हो। अब आई उत्तर प्रदेश सरकार की बात।
अब आप क्या, अब दिल्ली से जो लोग जा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बुरा मानेंगे आपके पैनलिस्ट, जो लोग जा रहे थे, क्या वो अकेले मिलने नहीं जा सकते थे, या पूरी भीड़ लाभ लश्कर को ले आना वहां जरूरी था? दूसरी समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन करने, अभी 10 दिन बाद देखेंगे वो कितना इस कोर्ट की इस मामले में पैरवी करते हैं। वो इस दिन कोर्ट में आके ये भी नहीं पूछेंगे कि हाथरसवादी केस का क्या हुआ। ये इन केसों का हशर होता है, ये केवल दिखाइए हवाई मामला है, इसमें निकलकर कुछ नहीं आएगा। जो इन्वेस्टिगेशन से ही सत्यता तक पहुंचेगा। अभी आपने मुंबई केस का जिक्र किया, अब सत्य सामने आ गया, वो केवल एक सुसाइड मात्र था, उसमें कुछ मर्डर का एलिगेशन नहीं निकला। रिया चक्रवर्ती, फला हीरोइन तमाम लोगों को उठा के जेल में बंद कर दिया गया। नतीजा आप देखना 0 निकलेगा उस केस का। बनाए गए हैं, ठीक है, तो कुछ निकल कर नहीं आएगा। आपके हिसाब से त्वरित कार्रवाई इसलिए की गई ताकि दंगे ना भड़के एक तरीके से, लेकिन इतनी त्वरित कार्रवाई अगर पीड़िता वहां पहुंची थी, इतनी त्वरित कार्रवाई गिरफ्तारी को लेकर भी की गई होती तो शायद कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठ रहे होते। बोलिए सर। मैं ये बोलना चाहूंगा, वेदभूषण जी ने अभी बात बोली, बिल्कुल निश्चित बात है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, अपने विचार रखे। देखिए, मैंने तो एक सवाल उठाया था, मैंने बोला, क्योंकि जब मैंने बात करी कि सिक्के के दोनों पहलू होते हैं और दोनों पहलुओं पे विचार रखने चाहिए, एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए, तो पहली बात ये शक जरूर उठता है कि क्या कारण रहा। जो भाजपा के प्रवक्ता ने भाजपा की तरफ से बात करी, उन्होंने बात बोली कि भाई क्या कारण था कि एकाएक इनको ऐसी नौबत आन पड़ी कि रात को उनको उस पीड़िता को क्रिमेट करना पड़ा। लेकिन यहां पर दूसरी बात यह भी है, देखिए आप, क्योंकि आप वेदभूषण जी ने बात करी पुलिस की कि क्या बात है, देखिए कोई भी सवाल जवाब एक हक है, लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, हक है कि आप किसी से सवाल जवाब पूछ सकते हैं, कोई भी जांच के ऊपर नहीं है, कोई भी ऐसी बात। जब देश के प्रधानमंत्री से हर दूसरे मिनट सवाल जवाब पूछे जाते हैं, कुछ भी बोल दिया जाता है, तो यहां पर तो देखिए फिर एक आम आदमी की क्या बात, या ये बोला जाए कि नहीं देखिए हम लोग सही है। अगर आप पुलिस में भी सारे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे पुलिस के अधिकारी बिल्कुल साफ सुथरे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह से मैं अगर पत्रकार हूं, हमारे पत्रकार के व्यवसाय में भी कई लोग होंगे, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ नहीं अच्छे लोग, तो निश्चित बात है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि आप बोले कि नहीं सब अब इसमें सब बिल्कुल साफ सफाई है, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, मैं पहले बोलने दीजिए, मैं यहां पर सवाल ये उठता है, देखिए सवाल ये उठता है कि राजस्थान, बोलने दीजिए एक मिनट वेदभूषण जी, एक मिनट, मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे कि देखिए राजस्थान में आपने, क्योंकि वो एनसीआरबी की बात करी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करी, तो सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले राजस्थान में, जो अभी आंकड़ा जो अभी आया है, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है, फिर मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, फिर केरला का। तो इसके सामने बिल्कुल ये सच उजागर है कि यहां पर कोई भी राज्य इससे परे नहीं है। तो यहां पर ये एक ऐसा विषय है जिसपे सबको मिलजुल के अपना योगदान देना पड़ेगा, एक आम आदमी को भी देना पड़ेगा, कि ताकि हम सिर्फ कथनी और करनी में फर्क ना हो कि हम बोलने के लिए तो हम कैंडल लाइट चले जाते हैं, मोमबत्ती लेके चले जाते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं, आक्रोश दिखाते हैं, लेकिन अब करने का वक्त है। निर्भया के बाद हमने प्रतिज्ञा ली थी पूरे देशवासियों ने कि क्योंकि उस निर्भया के मामले ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारे देश की छवि को धूमिल करा था, अब कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, उससे बचना चाहिए। हमें देश की बेटियों को, बहनों को बिल्कुल सुरक्षित रखना है। विघ्नेश सर बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? जी धन्यवाद, मुझे भी बोलने का मौका दे दिया। वेद जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, या बताना चाहूंगा, जो भी आप समझें उसे, कि पूरे देश में लगभग 1.5 करोड़ रिक्शे वाले हैं, उनसे आप जरा जाके पूछिएगा, एक रिक्शा वाला मुझे दिखा दीजिएगा जिसने कहा हो कि मैंने किसी पुलिस वाले को डंडा मार के उससे पैसे छीन लिए हैं। देखिए, इन्होंने सही कहा, एक बात से मैं सहमत हूं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और हर कोई हमारे देश की विडंबना है, हमारे देश की ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हर कोई रोटी सेक रहा होता है और किसी एक को बचा रहा होता है। जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनके फेवर में पंचायतें क्यों बिठाई जा रही हैं? क्या वो पंचायतें ये डिसाइड करेंगी कि कौन दोषी है कौन नहीं है? एक जाति विशेष की पंचायत, वहां पे आपको राजनीति क्यों नहीं दिखती? वहां पे आपको राजनीति क्यों नहीं दिखती? अगर निर्भया केस से देश के अस्मिता को फर्क पड़ा था, बदनामी हुई थी हमारी, तो आज एक देश की बच्ची पेट्रोल डाल के जला दी जाती है। सरकारी और
तंत्र के अंतर्गत और पुलिस वाले उसमें शामिल हैं, तो उस पर आप सफाई क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं बताते? आप क्यों नहीं बताते? आप थोड़ा जानकारी लीजिए। इसमें 13 FIR अब तक दर्ज हो चुकी है। केवल मैं यही कह रहा हूं कि पुलिस वालों को बस सॉफ्ट टारगेट बना दिया जाता है कि एसपी को नहीं, मैं नहीं बना रहा हूं, को सस्पेंड कर दो। मैं नहीं बना रहा हूं पुलिस वालों को सॉफ्ट टारगेट, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू हैं। यहां तो बहुत सारे पहलू हैं। इसे बॉम्बे से जोड़ दिया जा रहा है। मुंबई के केस में मुंबई क्या महाराष्ट्र सरकार ने किसी को पेट्रोल डाल के जला दिया था क्या? जो बलात्कारी हैं या जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनके फेवर में क्या प्रोसेसन निकलने लगे थे? ठीक है, तो जो मीडिया चैनल में उसको कवर कर रही थी, हम यहीं पर चर्चा पूजा, हम इसी चैनल में चर्चा कर रहे थे जब बोला गया था एनसीबी के बारे में, नैर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में बोला गया था, नमो कंट्रोल ब्यूरो है। अब तो कम से कम मान लीजिए एक बात कि अब अगर क्योंकि फॉरेंसिक हेड एक दूसरी तरह से वो दिशा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये सुसाइड था, मर्डर को रूल आउट कर रहे हैं। अगर फॉरेंसिक हेड ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के बोल रहे हैं, कम से कम ये बात तो समझ लीजिए कि सरकार के हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में नहीं, इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्योंकि क्या हुआ था कुछ साल पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, राज्यों के चुनाव हुए थे, वहां पर ईवीएम पे ठिकाना नहीं फोड़ा गया था। क्योंकि किसने चुनाव जीता? तो चुनाव ईवीएम पे भी ठिकाना का फोड़ा जाता है। देखते हुए 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। एम्स की रिपोर्ट गलत है। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला कि पहले समय के हिसाब से अपनी सहूलियत देख के बोला जाता है। अभी नैर्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब कार्रवाई कर रहे थे तो बोला नमो कंट्रोल ब्यूरो है। 3 महीने चैनल ये तो निष्पक्ष है। हम तो सलाम करते हैं। 3 महीने एजेंसी ने उनको सलाम करते हैं, उनको सलाम भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। हम पूरा भरोसा जताते हैं। 3 महीने साथ इंसाफ की गुहार भी करते हैं। 3 महीने चैनल आम आदमी को भी, हर एक को। चलिए ठीक है, आप मामले को घुमाने के लिए जो भी आपके सामने सारे तथ्य रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कमाल की बात है, तथ्य रखिए, सारे लेके आ रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपको कर रहा हूं, तथ्य रखिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। सवाल तो आपसे हाँ कि क्यों नहीं अभी तक डीएम को हटाया गया है वहां से, जो जाके पीड़िता के परिवार को धमकी देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझ आएगा? कोई सुन रहा होगा आपको, कैसे समझेगा कि आप लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, बोलने का मौका दीजिए, मैं इंटरप्ट नहीं करता किसी को। मैं बोलने का मौका पूरा दे रही हूँ सर आपको। शैलेंद्र जी, बहुत ही गंभीर ये घटना घटी है, उसके बाद आप ही की पार्टी की तरफ से एक विधायक का ये बयान आता है कि ये जो बलात्कार है ये कानून से नहीं रुकेगा, ये रुकेगा बेटियों को संस्कार देने से। तो जो ये मानसिकता है, ये मानसिकता कैसे सुधारोगे सर? देखिए पूजा जी, मैं सभी मित्रों से आग्रह करूंगा, ये विषय इतना जो है सीरियस टॉपिक है, इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बजाय उसके आम बातें हम बहुत कर सकते हैं, तमाम टीवी डिबेट में होती रहती है। अभी एसीपी साहब ने एक आंकड़ा दिया एनसीआरबी का, मैं इसका जो है ना आपको बाइफर्केशन देना चाहता हूं। एनसीआरबी का जो आंकड़ा है उसमें से 95% जो केसेस है वो केसेस कौन से हैं जिसमें ऑफेंडर्स नॉन होते हैं, जान पर्चे के होते हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं गौर करने की आवश्यकता है कि अधिकांश जो देश के अंदर, चाहे वो कहीं किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश हो, भाजपा शासित प्रदेश हो या अन्य पार्टियों के शासित प्रदेश हो, तो 95% जो ऑफेंडर्स हैं वो जान पहचान वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये बुराई का जो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट है वो सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हुआ है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो इस पर समाज को, संगठनों को और शासन को, सबको एक समग्र तरीके से जो विचार करने की आवश्यकता है। जिस तरह से आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने माननीय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से एक अपील करना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी। इन दो नेताओं को मैं क्यों अलग देखता हूं, इवन बीजेपी के नेता जो है उनसे भी मैं अलग देखता हूं। उसका कारण है इन दोनों के नेताओं की जो छवि है, जो क्रेडेंशियल है, वो दूसरे नेताओं से अलग है। साइकोलॉजिकली अगर आप ये देखें, को भी बचाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, मैं आ रहा हूं ना, वो क्यों को होता क्या है, जब व्यक्ति का इमीडिएट जब अपनी फैमिली होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो चाहे जितना जो कहे, क्लेम करे कि नहीं जी मैं बहुत निष्पक्ष हूं,
कहीं ना कहीं उसकी निष्पक्षता पर संदेह खड़ा होता है। ये दोनों ऐसे लोग, देखिए आपको बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये दोनों ऐसे लोग हैं जो देश के प्रति समर्पित हैं। अब मैं आ रहा हूं इस बात पे कि ऐसा कानून बनाने की आवश्यकता है कि जो अरेबियन कंट्री में है, देखिए आप समाज अगर अपराध में अरेबियन तक आ गए, बिल्कुल, और लोकतंत्र खत्म कर दीजिए। एक बार बताइए, मैं आपको एग्जाम्पल करना चाहता हूं, लोकतंत्र खत्म, धर्म भगवान ने बनाया। अरे सुनिए साहब, मैंने आपको सुनाया, आप सुनिए। धर्म भगवान ने नहीं बनाया, जाति भगवान ने नहीं बनाई, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। आदमी और औरत का निर्माण भगवान ने, अल्लाह ने किया है। जब यही सरकार एक धर्म विशेष की महिलाओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा होता है, उनके न्याय के लिए कानून बनाती है, आप कहां तक? सरकार तो तैयार है, आप क्या साथ देने को तैयार है क्या? सुनिए, किसी कानून पे भी हम हमेशा तैयार है। कानून के बात सुनिए, आप कैसे कानून बना रहे हैं आजकल, वो दिख रहा है। वो तो वर्तमान सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई। एग्जैक्टली, ट्रिपल तलाक ने क्या किया बताइए आप? ट्रिपल तलाक से, दहेज के खिलाफ से करते, एक विषय दहेज दानव हमारे पूरे समाज को खा रहा है। आप राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, महज राजनीति कर रहे हैं। देखिए, नहीं, जब हाथरस में कर रहे हैं, वो जब मैं बोलूं तो आप दोनों मिलकर चिल्लाते हैं। अरे आप बोलने नहीं देते, आप लोग, आप दोनों मिलकर चिल्लाते हैं एक साथ। आप तीनों चिल्लाएंगे? जब आप लोग बोलते हैं, मैं खामोश रहता हूं। अपनी बात बोलिए। नहीं, अब आप बोल लीजिए, मैं बोल लूंगा अगर मुझे मौका दिया जाएगा तो। आप बोलिएगा, विघ्नेश जी आप बोलिएगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार के ही श्रम मंत्री जो है शिव डहरिया, उन्होंने ये बात बोली है कि छोटी और बड़ी घटना में बांट एक तरीके से उन्होंने इन घटनाओं को दिया है। अब बोलिएगा। वो जिस किसी ने भी ऐसा बोला है, जिस किसी मंत्री ने भी वो दल बदलू उस मानसिकता के, उस मानसिकता को मैं भी भर्त्सना करता हूं, हमारी पूरी पार्टी भर्त्सना करती है, और जरूरत पड़ी तो उन पे एक्शन लिया जाएगा। अभी तक लिया तो गया नहीं है सर, जैसी बात उन्होंने कही है। अभी तक डीएम पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, दबाव बना रहे हैं वो उन पे। वीडियो वायरल हुआ एक धमकाने का, लेकिन कुछ एक्शन नहीं। एक्शन उन पे जरूर होगा, आप इंतजार कीजिए थोड़ा। ये पहली जरूरत जो है वो है वहां पीड़िता के परिवार को हक दिलवाना। उसके बाद आप ये राजनीतिक बातें कर लीजिएगा। ये बहुत जैसी घटनाएं हैं ये, उन घटनाओं को, और जैसे स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स बहुत से आए हैं। अभी एक नेताजी हमारे एक पार्टी के बलात्कार के आरोप में यूपी में ही गिरफ्तार हुए हैं। वो कहीं भी फिर एग्जिस्ट करती हुई नहीं दिखती है। क्या? जब ऐसी स्टेटमेंट आपकी पार्टी की तरफ से आने लगती है, तो ऐसी स्टेटमेंट्स आने के बाद जो संवेदनशीलता आप लोग दिखाते हैं वो कहीं पे एग्जिस्ट करती फिर दिखाई नहीं देने लगती है। वहां पे फिर यही दिखता है कि अवसर तलाश रहे हो राजनीति करने के लिए। देखिए, आपको वही दिखेगा जो आप देखना चाहेंगे। एबीपी न्यूज और आज तक की जो रिपोर्टर्स गई, तो हजारों लोग एक विशेष जाति के, उनके विरोध के लिए सड़क तक आ गए कि उन्होंने इसे क्यों कवर अप किया, उन्होंने इसे क्यों कवर किया। कैसे कह सकते हैं कि एक विशेष जाति के, क्या आपको डांटा था क्या कोई? क्योंकि उस विशेष जाति की पंचायत होती है, क्योंकि उस विशेष जाति की पंचायत हो रही है। नहीं, जातिवाद के नाम पर। एक मिनट विघ्नेश जी, एक मिनट रुक जाइए। विघ्नेश जी और शैलेंद्र जी एक साथ मत बोलिए सर, कुछ समझ नहीं आएगा। शैलेंद्र जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, एक मिनट रुक जाइए सर। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आप ही के पार्टी के विधायक ने ये बात कही थी कि बेटियों को संस्कार देंगे तो ये बलात्कार रुकेंगे, आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन एक बार आप उस बयान को सुन लीजिए, अभी सुना रहे हैं आपको, चलाइए बाइट, सुरेंद्र सिंह की बाइट चलाइए। देखिए पत्रकार जी, आप लोग तो ये करेंगे, लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। अब शैलेंद्र जी को फ्रेम में लाइए जरा। गाँव का भी धर्म, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है।
तो जहां सरकार का धर्म करना रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के शैलेंद्र जी को फ्रेम में लाइए, सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला। अब बोलिए शैलेंद्र जी। मैं इस बात पे आंशिक रूप से सहमत हूँ। सहमत है आप? सुनिए कंडेम करने की जगह स्टेटमेंट में आप सहमत हैं इस बात? मैंने आंशिक पार्ट इस्तेमाल किया, आपको कंप्लीट तो करने दीजिए, उसके बाद आपका जो जवाब प्रश्न है वो पूछिए ना। इनके द्वारा ये कहा जाना महोदय के द्वारा कि बच्चों को संस्कार, मैं बच्चों की बात पर सहमत हूँ। उसमें लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं। बेटियां भी कहा है उन्होंने सबसे पहले, तो वो सिलेक्टिव पे मैं विरोध करता हूँ। मैं उस बात का समर्थन नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल सार्वजनिक तौर पे कहता हूं। आप कंडेम करते हो स्टेटमेंट को? बच्चे चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, ऐसे विधायक बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता है सर। बच्चों को संस्कार देने की आवश्यकता है। मैंने पर ऐसे विधायक अपने अवसर तलाश जाते हैं। देखिए ऐसा बोलते हैं कि राजनीति नहीं होती है। देखिए ऐसा है, पार्टी इतनी बड़ी होती है, उसमें इतने सदस्य होते हैं, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में किस चीज को क्या नाम एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने बाद में जो बच्चों का कहा है उस बात को मैं आंशिक रूप से सहमत हूं। बच्चियों की सिर्फ बात करना मैं उसमें सहमति व्यक्त नहीं करता हूं। लड़के भी लड़कों भी देना चाहिए, लड़कियों को भी देना चाहिए। मैं कुछ बोलना चाहूंगा। बोलिए सर। देखिए ऐसा है कि जो एक और अहम बात जो इस मामले के बाद दंगा कराने की भी एक सोची समझी सुनियोजित तरीके से एक प्रयोग करा गया, तो वो भी क्योंकि एक वेबसाइट बनाकर जिस तरह से फंडिंग की बात, ये जो मामला सामने आ रहा है वो अलग बात है कि ये जांच का विषय है, मामले की तह तक जाना पड़ेगा, लेकिन बड़ा गंभीर मुद्दा है कि कैसे कि आप सुनियोजित तरीके से दंगे कराते हैं, क्योंकि ये भी दुनिया के सामने ये एक हकीकत है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के दौरे पे आना था, एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रक्रिया शुरू कर दी थी, 3 वार्ताकार नियुक्त कर दिए गए थे कि शाहीन बाग जो आंदोलन करता है उनके साथ बातचीत की प्रक्रिया। उसके बाद क्या नौबत आ गई कि जाफराबाद में, भजनपुरा और गोकुलपुरी यहां पर इधर दंगे फसाद के, तो यानी कि इसका मतलब ये सीधी बात है। और उसके बाद एसआईटी बैठी थी, दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। तो यहां पर यह देखना है कि देश को अगर आपने एक पूरे हिंदुस्तान को विकासशील राष्ट्र बनाना है, प्रधानमंत्री राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, पूरे देशवासी राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, तो यहां पर हमने एक सुर में सुर मिलाना है, एक कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, क्योंकि चुनौतियां काफी है। एक तरफ कोरोना का संक्रमण, दूसरी तरफ चीन जो बाज नहीं आता। तो यहां पर ये ऐसे अगर हम लोग इसमें लगे रहेंगे। दूसरी बात, एक बड़ी जरूरी बात, निर्भय के बाद एक और प्रतिज्ञा ली गई थी, क्योंकि वेदभूषण जी यहां पर है कि एक निर्भय फंड बनेगा और यहां पर जो फॉरेंसिक लेबोरेटरीज है उनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। वो महज एक कागजों में रह गया। तो यहां पर ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है कि जिसपे सरकार का भी, प्रशासन का भी, शासन का भी और पुलिस का भी ध्यान जाना चाहिए कि जो फंड होता है, जैसे निर्भया के समय बोला गया था, वो आज तक उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुई है। तो ये अगर होता तो ऐसे कुछ काम करे जा सकते थे, या लड़कियों को जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने की बात करी थी, तो ये भी एक बहुत निश्चित बात है। दूसरी बात कि ये कहना कि संस्कारों की बात करनी, ये बेबुनियाद बात है। हम ये दायित्व बनता है शासन का, प्रशासन का, कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है और ये पुलिस की जिम्मेदारी है। तो ये कहना लड़कियों में डाल दिया जाए, संस्कारों की बात कर दी है, बेबुनियाद बात है। इसका जवाब शैलेंद्र जी देंगे, लेकिन उससे पहले विघ्नेश सर जल्दी से बताइए, मुझे वेदभूषण सर के पास एक सवाल के साथ। जी, सुनियोजित दंगों की बात कर रहे हैं और बार बार विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं भाई साहब। मेरे को बस बोलने दीजिए, आप बोलिए, फिर मैं आराम से सुनूंगा। मैंने ये बोला कि जो खबरें आ रही है, ये मैं नहीं बोल रहा, जो ये बात बोली जा रही है कि फिर हवा में इसे बाद में उछाल देंगे। जो बातचीत चल रही है, बोला था, ये कोई पर्सनल थोड़ा चल रहा है। बोलिए। नहीं, पर्सनल नहीं चल रहा है। तो हर बार दिल्ली में क्या हो रहा है, विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, देख रही है विपक्ष की बात। और एमनेस्टी इंटरनेशनल क्यों इस देश को छोड़ के गई, ये भी सभी देख रहे हैं, ये भी सबके सामने सब क्या कारण है, क्या दंगा करवाने की बोल दीजिए, नहीं तो आप बोल लीजिए। बोलिए, आपने एमनेस्टी, हाँ बिल्कुल, नहीं, मैं बहुत चीजों का नाम लूंगा, हर बार ठोकेंगे क्या? नहीं ठोकेंगे नहीं, आप बोलिए, फिर उसके बाद बोलूंगा। बोलिए विघ्नेश जी, बोलिए। नहीं, आप बोलिए। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्यों गई, वो पूरी दुनिया देख रही है और दुनिया में क्या हमारा इमेज बन रहा है वो भी देख रही है। प्लस दंगा करवाने की जहां तक बात है, तो बाकी सबके लिए 144 धारा, और कुछ लोगों के लिए जो बलात्कारियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए कोई 144 धारा नहीं, उनको वहां पे पंचायत करने की इजाजत। इससे ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत ही नहीं। इस पे
पे जवाब शैलेंद्र जी देंगे, लेकिन उससे पहले वेदभूषण सर, एक सवाल मेरा आपसे ये है, पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, पर डाइंग स्टेटमेंट में पीड़िता ने यौन उत्पीड़न की बात कही है। फाइनल किसको माना जाएगा सर? जो निर्भया के बाद में एक वर्मा कमीशन बैठा था, उन्होंने बिल्कुल क्लियर आदेश दिए हैं कि किस तरह से इस चीजों को लिया जाएगा, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी। इसमें इतनी संगीन धाराओं के अंदर मुकदमा आप फिलहाल दर्ज है, 302 फांसी की सजा है और 376 गैंगरेप की धारा लगी है, उसमें भी फांसी का प्रोविजन है। ये तो धाराओं की बात हो गई। अभी आपने किसी एमएलए साहब का, मुझे नहीं पता कौन सी पार्टी के हैं, उन्होंने बीजेपी से है सर, इसको सामाजिक बुराई है। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है, कानून इतने सख्त बने हुए हिंदुस्तान के अंदर, इस लड़की का पीछा, यदि वो लड़की झूठ या सच बोल देती कि लड़का मेरे को गलत निगाह से देख रहा था, उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो इसलिए कानून भी है, कोर्ट भी बहुत सख्त है, स्पेशल कोर्ट भी है, पर केवल जरूरत है इसकी एक सामाजिक बुराई है। मैं पूजा यूनाइटेड नेशंस में साइप्रस कंट्री के अंदर रहा था, 1 साल डेपुटेशन पर रहा था हिंदुस्तान से। पूरे कंट्री के अंदर कोई रेप और मॉलेस्टेशन का सालों में भी कोई केस बहुत रेयरली कभी आता होगा। तो ये चीज कानून बनाने से ही काफी नहीं है और ये धरने प्रदर्शन ही काफी नहीं है। जिस एमएलए साहब ने भी कहा था, बहुत सोच समझ के कहा था, ये सामाजिक कुरीति है, इसको घर से ही शुरू करना पड़ेगा, अपने परिवार, अपनी बहन, बेटी, भाई, मेरा सवाल ये था, बहुत बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट तक मॉनिटर करता, हाई कोर्ट मॉनिटर करती है, कानून में फांसी की सजा का प्रावधान है। जी वेदभूषण सर, मेरा सवाल ये था कि फाइनल किस चीज को माना जाएगा सर? फाइनल किस चीज को माना जाएगा? ये लड़की ने डाइंग डिक्लेरेशन में बोल दिया है तो वो रेप है, उसमें कंफर्मेशन रेप माना जाएगा। जो लड़की स्टेटमेंट दे दे उसकी सपोर्ट में कोई भी एविडेंस ना हो, लड़की केवल एक लाइन कह के मर जाए कि मेरे साथ फला आदमी ने रेप कर दिया, तो वो माना जाएगा कि रेप हो गया। ठीक है, कोई सीमेंट की जरूरत नहीं है, कोई स्पष्टीकरण करने की जरूरत नहीं है, केवल लड़की का कहना ही काफी है। जी विघ्नेश जी, मैं वेद साहब आपको उनकी पूरी बात बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि बेटियों को संस्कार दिया जाना चाहिए, राजा बेटा की जब तक नीयत खराब ना हो जाए, ये मैं अपनी तरफ से मिला रहा हूं। तो क्या आप इससे सहमत हैं? फिर से आप पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए और फिर बताइए। बिल्कुल सहमत हूं, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। सर बेटियों को संस्कार देने चाहिए और बेटों को नहीं दिया जाना चाहिए, बेटों को नहीं दिया। ये जो अरे वेदभूषण जी, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या ये प्रवचन का समय जो सबसे पहले क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उस पीड़ित या उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, यही बिल्कुल मैं आपके साथ इत्तेफाक रखता हूँ। नहीं, इस देश में सिर्फ बेटियों को संस्कार दिया जाना चाहिए, बेटों से बचने की कमाल की बात है। और बेटे कुछ भी करें, मापदंड राजा बेटा है वो। एक मिनट सर, वेदभूषण सर, आपने बात बताइए, एक 4 साल की मासूम बच्ची को क्या संस्कार दिए जाएंगे? कमाल है। बिल्कुल मान लिया मैंने आपकी बात में कि वो कोई इसमें बिल्कुल जरूरत है, पर आप देखिए किस तरह से महिमा मंडित किया जाता है। आज लिव इन रिलेशन को गांव में अवैध संबंध बोलते हैं और कानून में इलिसिट रिलेशन रखा गया है। अब जब विशाल सालियान जिन देशों की आप बात कर रहे हैं ना, वहां लिविंग रिलेशन के बावजूद रेप नहीं होते। सुशांत कोई रोल मॉडल नहीं थे, सुशांत सिंह राजपूत को रोल मॉडल नहीं थे हिंदुस्तान के लिए। वो खुद ड्रग्स लेते थे, 3-3, 4-4 लड़कियों के साथ। मुद्दे को कहाँ ले गए? तो लड़कियों को संस्कार दे। अगर आप ये बोलेंगे तो फिर तो मैं कुछ और भी बोलूंगा। ये सच है, वो भी रोल मॉडल नहीं थे। वो जो रहा नहीं अभी दुनिया में, उसको जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा, उसके के खिलाफ बोले कि अब वो ड्रग्स नहीं लेता, वो है ड्रग्स लेता था, ये बोले नहीं, वो कमाल है। बाकी सारे जो रिया ने जिस तरह से बात दिखाई कि वो नहीं लेती थी, उसने जाके पहले बोला। मुद्दे से मत भटके, इधर उधर मुद्दे से मत भटके। शैलेंद्र जी, लापरवाही तो प्रशासन की तरफ से हुई है, लीपापोती क्यों की गई? देखिए, बात लीपापोती की नहीं है। 2 तरह से आप जो है चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। पहला प्रतीकात्मक तौर पे, चाहे समर्थन हो या विरोध हो। दूसरा क्रियान्वयन को लेकर जी। तो प्रतीकात्मक तौर पर राजनीतिक दलों का काम है विरोध करना, आप करिए। किसने रोका है आपको? सांकेतिक तौर पर तो दिया था बॉर्डर सील करके सर। सुनिए ना मैडम, देखिए ऐसा है, वो किस लिए? क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा अभी पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, अब बाद में परमिशन दी गई है ना,
पंचायतों के लिए पेंडेमिक एक्ट नहीं था क्या? मैं देखिए सुनिए, ये जो विजुअल्स आ रहे हैं ये किसी ने जो है ठीक है किसी ने कहां पे हो रहा है आप सुनिए ना। तो गांव में क्या नाम जो है आप जो मान लीजिए बैठे हैं वो कितनी दूरी पर बैठे हैं वो देखने वाली बात है। अब जो एजुकेशन हो रहा है एक व्यक्ति दूसरे के ऊपर चढ़ा जा रहा है, उन दोनों में फर्क है। हर घटना में फर्क करने की आवश्यकता है। मैंने पहले ही कहा अपराध ना हो साहब, ये हंसने का विषय नहीं है, ये बिल्कुल हंसने का विषय है, हंसने का विषय ये बिल्कुल हंसने का विषय नहीं है। आप किसी चीज को इस तरह से जस्टिफाई करना चाहते हैं। आपने तो कितने 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 फंक्शंस कर लिए हैं इसमें, इस पैंडेमिक में। पैंडेमिक एक्ट सिर्फ विरोधियों के लिए है, विपक्षियों के लिए है। आप सुनिए सुनिए सुनिए, जब बात क्रियान्वयन की आती है तो सरकार के द्वारा कुछ पुलिसकर्मियों का निलंबन हो, एसआईटी का गठन हो, या फिर जो है आपका सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन हो, नार्को एनालिसिस टेस्ट का जो है रिकमेंडेशन हो, इससे ज्यादा सरकार और क्या कर सकती है? हाँ बिल्कुल, जिसकी बेटियां मरी है उसका नार्को टेस्ट तो जरूर होना चाहिए। इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या बुराई है? तो फिर नार्को टेस्ट करवाइए उन सारे अपराधियों का, किनका? नीचे से लेकर ऊपर तक एक एक अधिकारियों का, एक एक अधिकारी, एडीजी का करवाइए, आप डीएम का करवाइए नार्को टेस्ट आप सबको। शैलेंद्र जी सवाल सुनिए, पुलिस जो होती है प्रशासन के दिशा निर्देशों पर काम करती है ना? प्रशासन को दिशा निर्देश कौन देते हैं? देखिए मैं फंक्शन की बात करूं तो एसीपी साहब बहुत प्रशासन की तरफ से डीएम का वीडियो वायरल हुआ है, नहीं तो जिसमें वो ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि मीडिया आज है कल नहीं रहेगी, कुछ लोग कुछ मीडिया रह गई है, कुछ चली जाएगी। नहीं आप सुनिए सुनिए, लेकिन कार्रवाई हुई है। क्या 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 कुछ आज गई है, कुछ कल चली जाएगी। आप दिखाएंगे? आपने अभी एक लीडर का वीडियो दिखाया, मैंने जो पूरा सुन के जो चीज समर्थन के लायक थी समर्थन किया, जो विरोध के लायक थी आपको चैनल पर मैंने मना कर दिया। इसी तरह अगर डीएम का स्टेटमेंट आप दिखाइए। आपने आज तक नहीं देखा, इतना वायरल है। मैं दिखा देता हूँ, क्या वायरल रखा है? मैं दिखा देता हूँ। दिक्कत क्या है देश के अंदर? अपने फोन में डालिए, अभी आपको मिल जाएगा। आप कैसे नकार सकते हैं टीवी चैनल पर बैठे इस बात को? सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है सर। पूजा जी पीड़ित परिवार का। अरे पूजा जी सुनिए, कई चैनलों ने दिखाया है। हमने दिखाया है, 5-6 दिन से लगातार दिखा रहे हैं हम। आप अभी दिखाइए। महाभारत के समय प्रसंग बड़ा प्रचलित था अश्वत्थामा की मृत्यु की सूचना देने का। उस समय भगवान श्री कृष्ण का जो ऑब्जेक्टिव कुछ और था। आप उसी विषय को आधार मानकर जो कुछ राजनीतिक दल, कुछ संगठन ये नहीं मानेंगे, वाजिब नहीं है क्या सर? ये नहीं मानेंगे। सिलेक्टिव आपने कार्रवाई करी है सरकार की तरफ से। अभी इन्होंने इतना ही कहा कि विजुअल दिखाइए, बोलते डीएम को बुला के लाइए तब मानूंगा। दिखाइए। इन्होंने अभी ये नहीं कहा है कि डीएम को बुला के लाइए तब मानूंगा। की बात की है नहीं, विजुअल्स की बात की है आपने, तो विजुअल्स बहुत सारे चैनल्स पे कर चुके हैं जी। आपको मान लेना चाहिए ये बात। का गुस्सा नहीं है। हाँ तो मत मानिए, मत मानिए। देख रही है जनता, जनता देख रही है। देखने दीजिए। 14 में देखा था, 17 में देखा था, 19 में भी देखा और 24 में भी देखेगी, बिल्कुल देखेगी, और 24 में भी देखेगी। उनको पूरा नहीं होने देंगे हम, जनता बिल्कुल देख रही है। आप क्या होने देंगे क्या नहीं होने देंगे वो आपके अगर राजस्थान की बात कर लीजिए, इसी तरह बलरामपुर की बात कर लीजिए। जाइए, राजस्थान में कहां घटना हुई है जाइए, कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोकता। सरकार में अपराधी नहीं बैठे हैं, सरकार में अपराधी नहीं बैठे हैं वहां, कोई नहीं रोकता। जाइए बोल रहे हैं सीएम, जाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास मैं आऊंगी विपिन शर्मा सर, लेकिन उससे वेदभूषण सर, उससे पहले कि कोई भी गंभीर मुद्दा होता है, संवेदनशील मुद्दा होता है, संवेदना व्यक्त करने के लिए तो तमाम पार्टियां पहुंच जाती है, लेकिन वो केवल उसको उसकी आड़ ले रही होती है, पीठ पीछे से अपनी राजनीति चमका रही होती है। ऐसे ही अगर काम चलेगा तो ये घटनाएं या हादसे कैसे खत्म होंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं पूजा, क्योंकि इसमें केवल राजनीति और राजनीति होती है। यदि राजनीति, सभी लोग राजनीति छोड़कर यदि सही जगह पर पहुंच जाए जहां पर इसका ट्रायल होना है, वहां भी अच्छे वकील खड़े करें, अच्छी तरह से पैरवी करें। उस टाइम कोई पैरवी करने नहीं आता राजनीतिक दल। मैं आज आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर तिहाड़ जेल, मंडौली जेल, रोहनी 3 जेल है। इसके अंदर यदि 10,000 क्रिमिनल बंद है, यदि सही ढंग से उनको न्याय मिल जाए, अच्छे वकील मिल जाए, अच्छा पैसा उनके ऊपर खर्च हो जाए, तो उसमें से 40% क्रिमिनल जिनको आप बोलते हैं वो
जेलों से बाहर होंगे, क्योंकि उनकी पैरवी करने वाला नहीं है। ये जैसे निर्भया जैसी लड़की है, इनको कोई पैरवी करने वाला नहीं मिलता। ऐसे ऐसे वाहियात के वकील खड़े होते हैं जिनको कानून का नहीं पता होता। ये मजबूरी है सिस्टम की। जो हाथरस की लड़की है, इसको मैं भी देखूंगा कितने बड़े बड़े वकील इनकी पैरवी करने के लिए आते हैं। चाहे लास्ट में खड़े रह जाते, उनका परिवार खड़ा रह जाएगा। ये राजनीतिक लोग अपनी राजनीति करके और इलेक्शन का इंतजार करके वोटों को बटोरने के लिए आते हैं। ये बिल्कुल तय हो चुका है। और वकील को घुसने नहीं दिया गया है गांव में, वो अकेली गई थी, कोई 144 का मामला नहीं था। आप इसके बारे में तथ्य जुटा लें, वकील को भी घुसने नहीं दिया गया है। आपको फाइनल कमेंट सर। मैं वही बोलना चाहूंगा। देखिए, मैं दोनों के लिए, देखिए, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं ये दो बातें जरूर बोल के विराम दूंगा अपनी वाणी को। कि पहली बात कि जब एक तरफ बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अपने देश की छवि धूमिल ना हो, तो यहां पर दोहरे मापदंड क्यों? वैसे तो हर बात पे ये मामले उछाल देते हैं। तो यहां पर यह देखना पड़ेगा कि अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हिंदुस्तान की छवि को बढ़िया रखना है, तो यहां पर सबको मिलकर योगदान देना पड़ेगा, राजनीति से बचना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ अगर हम बात करते हैं आत्मनिर्भर बनने की, स्वदेशी अपनाओ, और हमने अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लेके आना है, जीडीपी के आंकड़े जो धरातल पे आए हुए हैं वो अलग बात है, कोरोना करके, और उधर दूसरी तरफ चीन और अमेरिका की जो ट्रेड वॉर चलती आई थी तनातनी, उसके करके जीडीपी में डायरेक्ट इसका असर पड़ा था। लेकिन बहरहाल जो समय की पुकार है इस समय वो ये है कि हम बोलने दीजिए कि यहां पर जो सरकार से अपेक्षा करी जाती है कि आप कार्रवाई करें, लीपा पोती ना करें, ये बात तो एक बात हुई। दूसरी बात, विपक्ष की भी भूमिका बनती है। ये नहीं है विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ये निश्चित बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन सियासी रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। खासकर उन मामलों में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध वाले मामले हैं, कि वहां पर भी अपनी सियासी मैदान तलाश रहे हैं। ये दुख की बात है। बाकी ये बात निश्चित है, 100 बातों की एक बात, जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। समय आने पर सर वाइंड अप कमेंट्स ले रहे हैं विपिन सर, एक मिनट। विघ्नेश जी फाइनल कमेंट सर आपकी तरफ से। जी देखिए, निष्पक्ष अपने आप को बोल के बहुत पक्षपाती मैंने भी देखे हैं जी। और ये निर्भया के केस से लेकर के आज तक याद होगी इनको, इन्हें नहीं पता हो शायद, कि निर्भया के केस में भी जब लोग सियासी रोटियां सेक रहे थे, राहुल गांधी जाकर के उसके परिवार को, उसके भाई को मदद पहुंचाने का काम कर रहे थे। और आज भी जब वो गए हैं तो उन्होंने जो संभव मदद था वो किया है। सियासी रोटियां सेकना उनके परिवार से जाके मिलना नहीं होता। वैसे आप गलत ले जा रहे हैं फिर आप शायद बात। मैंने क्या बोला? मैंने क्या नाम लिया? नहीं, नाम लिया क्या? नहीं, मैंने बोला, मैंने अपनी बात रखी। ठीक है, मैंने अपनी बात रखी। हमने सबसे पहले सवाल उठाए कि क्या समय का थोड़ा सा अभाव है, समय का थोड़ा सा अभाव है। सर चर्चा खत्म कर रहे हैं, सर चर्चा खत्म कर रहे हैं, समय का थोड़ा सा अभाव है। जो तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी, इस बार आपसे नहीं वाइंड अप कमेंट्स ले पाई, माफी चाहूंगी, लेकिन बहुत शुक्रिया सभी लोगों का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो सियासत एक तरीके से बहुत ज्यादा गर्मा गई है, संवेदनशील मुद्दा बहुत था, गंभीर मुद्दा था, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आई। तो कहीं ना कहीं सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ऐसे ये वारदातें, ये घटनाएं कैसे खत्म होगी अगर सभी लोग राजनीति चमकाने के लिए इसमें अवसर तलाशते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ अभी बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन फर्स्ट। नमस्कार। ट्रंप के सलाहकार क्रिस्टी कोरोना संक्रमित अस्पताल में कराया गया भर्ती। ट्रंप ने दिखाया पॉलिटिकल स्टंट, अस्पताल से निकलकर प्रशंसकों का किया अभिवादन।
व्हाइट हाउस का बयान पब्लिक को जितना बताया गया उससे कहीं ज्यादा खराब थी राष्ट्रपति ट्रंप की हालत।